पिछली क्लास में हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके थे और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो समय न गवाते हुए हम बढ़ते हैं तुरंत आधुनिक इतिहास की तरफ और जो पहला काल हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे हम मराठाओं के काल के संदर्भ में। मराठाओं की अगर मैं बात करूं आपसे तो इनका कालखंड चलता है लगभग 1707 से 1818 तक और इस कालखंड की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पर नोट करते हुए भी चलेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं मराठाओं के काल की तरफ। मराठाओं के काल की अगर मैं बात करूं आपसे तो इस समय मुगल सम्राट फर्रुखशियर यानी कि 1700 के समथिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर मुगल सम्राट फर्रुखशियर का शासन कब हुआ करता था। और अगर मैं मध्य भारत के क्षेत्र की बात करनी है कि मध्य प्रदेश और इससे लगे हुए आसपास के क्षेत्रों में जो शासन था वो सैयद बंधुओं का यहाँ पर प्रभुत्व था। उसमें से सैयद बंधुओं से एक थे जिनका नाम क्या था, हुसैन अली। तो हुसैन अली ने अपनी शक्तियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से और मुगलों से लोहा लेने के उद्देश्य से इन्होंने एक संधि की। उस समय किसके साथ इन्होंने संधि की? इन्होंने मराठाओं के साथ यानी सैयद बंधुओं ने मराठाओं के साथ एक संधि की। उस संधि की कुछ प्रमुख बातें थी, उस प्रमुख बात की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उस संधि के अनुसार क्या था? खानदेश और गोंडवाना, ठीक है, ये दो हिस्से हैं। खानदेश यानी कि पुराना जो नाम है ये बुरहानपुर का नाम है खानदेश। तो खानदेश व गोंडवाना जो क्षेत्र था जो कि मराठाओं ने जीता हुआ था उस समय, उसको साहू जी जो कि शिवाजी के पुत्र थे उनको लौटाने की बात इन्होंने इस संधि के अंतर्गत की थी दोस्तों। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट करके चलेंगे। बात करते हैं आगे। 1722 में सर्वप्रथम बाजीराव पेशवा ने पहली बार मालवा पर आक्रमण किया दोस्तों। कब की है ये बात हो रही है 1722 के। और यहाँ पर पेशवा का थोड़ा सा एक रूप हमको देखने को मिलता है, एक स्वरूप देखने को मिलता है। तो पेशवाओं ने अपना पहला आक्रमण मालवा पर 1722 में किया था। इस बात को भी आप नोट करते हुए चलिए आगे चले हम। तो आगे कालांतर में इसी जगह पर मराठाओं के आक्रमण होने लगे और पेशवा बाजीराव ने फिर सराय की संधि की दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि ये मराठाओं का काल चल रहा है तो मराठाओं का वर्चस्व इस क्षेत्र में काफी ज्यादा था। ठीक है, और इस समय पेशवाओं की शक्ति फिर दबने लगी और तभी जाकर पेशवा ने मराठाओं के साथ एक संधि की जो कि दुरई सराय की संधि के नाम से जानी गई। और इस संधि के तहत दोनों में कुछ चीजों को लेकर आपस में संबंध स्थापित हो गए दोस्तों। तो चलिए मराठाओं के काल के बाद अब हम पढ़ते हैं अगले काल के संदर्भ में। और अगला काल जो आता है वह आता है ब्रिटिशों का काल या ब्रिटिशर्स का काल। इस ब्रिटिश के काल में हम पढ़ेंगे कि इनके मराठाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे और कितने युद्ध हुए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे ब्रिटिश काल के संदर्भ में तो ब्रिटिश काल में कुल मिलाकर मराठाओं के ब्रिटिशरों के साथ 3 युद्ध हुए। इस प्रकार से तो हम तीनों युद्ध की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला युद्ध जो हुआ था वह था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच का जो युद्ध है उसकी बात। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की मैं बात करूं आपसे तो इसका वर्ष चलता है 1775 से 82 तक। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है, 1775 से 82 होती है। और इस युद्ध के तहत 3 संधियां हुई थी दोस्तों। ठीक है, पहली जो संधि हुई थी वह हुई थी पुरंदर की संधि, दूसरी हुई थी बाड़गांव की संधि और तीसरी जो संधि हुई थी वह थी सालबाई की संधि। ये कुछ क्षेत्र हैं, कुछ गांव हैं, कुछ किले वगैरह हैं जो कि संधि के तहत अपने अपने स्वरूपों में कुछ अंग्रेजों ने रख लिए और कुछ मराठाओं को दे दिए गए। तो ये उन्हीं के नाम के आधार पर संधि की गई थी दोस्तों। तो ये संधि आपको याद रखनी है यहाँ से और डेट याद रखनी है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। ठीक, तो 1775 से 82 तक ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और टोटल मिलाकर 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। बात करता हूं मैं आपसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो कि 1803 से 1806 तक चला था, यानी कि 3 वर्षों तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला दोस्तों। इस युद्ध के तहत देखिए क्या हुआ था, जो मेन संधि हुई थी वह हुई थी बेसिन की संधि। क्या नाम है इसका? बेसिन। बेसिन आप जानते हैं अंग्रेजी का एक शब्द है रिवर या नदियां अपने बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, पहाड़ क्षेत्र का। तो यानी कि निश्चित तौर पर ये बेसिन शब्द नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय यहाँ पर शासन था पेशवा का। तो देखिए इन्हें क्या किया, पेशवा को नर्मदा ताप्ती के मध्य यानी कि नर्मदा ताप्ती का जो बेसिन बनाते हैं इस क्षेत्र को मध्य का पूरा भूभाग कंपनी को दे देना पड़ा भाई। ठीक है ना, किसको? पूरा भूभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नर्मदा और ताप्ती बेसिन बनाती है वह पूरा भूभाग किसको? मराठाओं ने अंग्रेजों को दे दिया, पेशवाओं ने। तो ये हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत। बात करूंगा आपसे इसके अंतर्गत एक और पॉइंट चलता है लेकिन इस पॉइंट को नीचे पढ़ेंगे जो 1818 के अंतर्गत आएगा। ठीक, बात करते हैं हम तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की
इस युद्ध की अगर मैं सन की बात करूं तो यह माना जाता है 1817 से 1818 तक, यानी कि 1 वर्ष तक यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था। और इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, मराठाओं की शक्तियां पूर्णतः क्षीण हो चुकी थी और मराठाओं की यहाँ पर निर्णायक हार हो गई थी। और इसी प्रकार से मराठाओं के द्वारा पूरा जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना पूरा अधिग्रहण कर लिया और अंग्रेजों ने उस पूरे साम्राज्य को, मराठाओं के साम्राज्य को अपने अंग्रेजों के शासन में या ब्रिटिश के शासन में मिला लिया और 1818 में ही पेशवा के पद को भी समाप्त कर दिया गया। तथा 1818 में एक घटना घटी थी, होलकर द्वारा 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि की गई थी, जिसमें खानदेश व समस्त नर्मदा के क्षेत्र को कहां पर ब्रिटिशरों ने कैप्चर कर लिया या एक्वायर कर लिया, या पूरा क्षेत्र अधिग्रहण ब्रिटिशर्स ने कर लिया। और किसने दिया था ये याद रखना है, होलकर द्वारा 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि के अंतर्गत ये काम हुआ था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। वो डेट क्या कहती है, कौन कौन सी संधि हुई है, कौन कौन सा क्षेत्र गया है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने मराठाओं के संदर्भ में बात की, हमने ब्रिटिश काल के संदर्भ में बात की और हमने आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ को भी देखा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में और अगला जो हम क्रम पढ़ेंगे इसी संदर्भ में या इसी बीच में एक और प्रमुख राजवंश यहाँ पर निकल के आता है, वह आता है होलकर वंश। होलकर वंश जिससे आप भली भांति परिचित हैं और इंदौर के आसपास यानी कि मालवा के क्षेत्र में आप इनका प्रभुत्व तो देख सकते हैं। ये इनके इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ से अहिल्याबाई होलकर का नाम निकल कर आता है और इंदौर का पुराना नाम भी क्या है, होलकर नगरी के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। तो चलिए होलकर वंश के कुछ प्रमुख तथ्यों को यहाँ पर हम समाहित करेंगे और यहाँ पर कुछ प्रमुख फैक्टों को नोट करते हुए चलिए। तो देखिए अगर हम बात करें होलकर वंश, तो होलकर वंश की अगर संस्थापक की बात आती है तो इनके संस्थापक कौन थे, मल्हार राव होलकर। जी हाँ, मल्हार राव होलकर इस होलकर वंश के संस्थापक थे। और हुआ क्या था दोस्तों, जब पेशवाओं का शासन था तो उस समय ये उनके कौन थे, सामंत थे या निचले स्तर के अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं। तो 1727 में जब यानी कि पेशवाओं का शासन खत्म होने लगा लगभग, तो 1727 में मल्हार राव को मालवा के 5 महलों की सनद प्राप्त हुई थी। ठीक है भाई, क्या हुई थी, 5 महलों की यहाँ से 1727 में मालवा की सनद प्राप्त हुई थी। और 1730 तक होलकर वंश यहाँ के सर्वोच्च शासक भी रहे हैं। नोट, ठीक है, 5 महलों की सनद प्राप्त हुई। 1730 तक इस क्षेत्र के काफी प्रभुत्व रहा इनका और इस क्षेत्र के सर्वोच्च शासकों में होलकर वंश का नाम गिना जाता था दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा आपसे, तो पानीपत का तृतीय युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मल्हार राव होलकर की हार हुई एवं उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के उपरांत फिर उनका पुत्र मालेराव, ठीक है, इनका पुत्र मालेराव शासक बना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, दुर्भाग्य से उनका पुत्र भी मात्र 1 वर्ष ही शासक रह सका और उसकी भी मृत्यु हो गई। मालेराव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, जिनका नाम था कौन, अहिल्याबाई होलकर, जिनको कि आप भली भांति जानते हैं, तो अहिल्याबाई ने फिर होलकर वंश की कमान संभाली और 1797 तक 1797 तक यहाँ पर शासन किया। किसने, अहिल्याबाई होलकर। अब इन्होंने कुछ काम किए, वो देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी जो राजधानी बनाई, प्रथम राजधानी वो बनाई किसको, राजवाड़ा, जो कि इंदौर में ही है, राजवाड़ा नामक स्थान। द्वितीय राजधानी इन्होंने जो बनाई वह थी कौन सी, महेश्वर। महेश्वर को इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में बनाया और तथा इन्होंने 1770 में ही इंद्रपुर या जिसको आप इंदौर नाम से जानते हैं, तो 1770 में इन्होंने इंदौर नामक शहर को बसाया। किसने, अहिल्याबाई होलकर को उसका श्रेय जाता है दोस्तों। इसी कालखंड में आगे हम बढ़ते हैं, तो इनका शासनकाल तो 1797 तक चलता है। फिर होलकर वंश के आगे जो शासक आते हैं तो उन्होंने क्या किया, देखिए, तोकोजी राव जो कि होलकर वंश के आगे के शासक हैं, तो तोकोजी राव के समय 1875 में, कब ये बात होगी, 1800 के संदर्भ की बात में आ गए हम, तो इंदौर में रेलवे का परिचालन प्रारंभ हुआ। अगर क्वेश्चन पूछ जाए आपसे रेलवे के संबंध में, तो किसके संबंध, तोकोजी राव, ठीक है, तोकोजी राव उस समय थे जब रेलवे का परिचालन इंदौर में प्रारंभ हुआ। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है। उसी प्रकार गदर पार्टी 1857, ठीक है ना, जब 1857 की क्रांति का जो समय था तो गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। गदर पार्टी हुई थी जो कि इस आपका आजादी के या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी।
तो उस पार्टी को समर्थन देने वाले होलकर वंश के जो राजा थे जिन्होंने उसका समर्थन किया था, उनका नाम क्या था, तोकोजी राव द्वितीय थे, जिन्होंने गदर पार्टी 1857 की क्रांति के समय इसका समर्थन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका होलकर वंश और उससे संबंधित जुड़े हुए सारी जानकारी जो महत्वपूर्ण थी समाप्त होती है। दोस्तों अभी हमने होलकर राजवंश के संदर्भ में कुछ बातें पढ़ी। अब हम जो अगला राजवंश पढ़ने वाले हैं वह है सिंधिया राजवंश के संदर्भ में। दोस्तों बात करूं अगर मैं सिंधिया राजवंश की, तो सिंधिया राजवंश का क्षेत्र अगर आप देख पाते हैं तो ग्वालियर उज्जैन यानी कि ये कुछ जो क्षेत्र है, गुना हो गया, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस सिंधिया राजवंश का काफी प्रभुत्व था। दोस्तों ठीक, अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो सिंधिया राजवंश के जो संस्थापक हैं वह उन संस्थापक का नाम है राणोजी सिंधिया। जी हाँ, राणोजी सिंधिया सिंधिया राजवंश के संस्थापक थे। दोस्तों बात करें हम राणोजी सिंधिया के बाद जो अगले काफी प्रतापी राजा हुए सिंधिया राजवंश के, उनका नाम था महादजी सिंधिया। नाम याद रखेंगे, महादजी सिंधिया इस वंश के काफी प्रतापी राजा हुए अगले राजा राणोजी के बाद। इन्होंने 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठाओं के साथ पानीपत के युद्ध में भी भाग लिया था, मराठाओं की ओर से भाग लिया था, याद करेंगे। उसके बाद देखिए आप अगले पॉइंट की बात करें, महादजी सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना भी की। जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इनका जो क्षेत्र है ग्वालियर हो गया, चंबल हो गया, गुना हो गया, ठीक है, ये कुछ जो क्षेत्र है शिवपुरी के आसपास के इलाके, यहाँ पर इस सिंधिया राजवंश का काफी प्रभुत्व रहा है। तो इन्होंने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की और बादशाह शाह आलम को, इसको बादशाह शाह आलम जो कि उस समय गुलाम कादिर के यहाँ कैद थे, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, तो गुलाम कादिर, ठीक है, बादशाह शाह आलम को भी मुक्त कराया इन्होंने, किससे, गुलाम कादिर से बादशाह शाह आलम को मुक्त कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, 1794 में 1794 की बात हो रही है, दौलत राव महादजी के उत्तराधिकारी बने। तो महादजी के बाद जो अगला व्यक्ति आता है इनका उत्तराधिकारी बनकर, उनका नाम क्या था, दौलत राव सिंधिया। दौलत राव के इनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने उज्जैन के अलावा यानी कि उज्जैन के स्थान पर किसको अपनी राजधानी बनाया, इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। दौलत राव सिंधिया ने किसको अपनी राजधानी बना दिया, इन्होंने उज्जैन को राजधानी छोड़ी और अपनी नई राजधानी किसको, ग्वालियर को इन्होंने अपनी बना दिया। दोस्तों किसने, दौलत राव सिंधिया की। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो अन्य शासक आते हैं उनमें आप नाम लिखें, जानकोजी सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया और उनके प्रपुत्र आते हैं जीवाजी राव सिंधिया। ठीक, तो यहां पर हम बात करें अगर, तो मुख्य जो शासक जिसके विषय में हमको पढ़ना है वह है जीवाजी राव के संदर्भ में, क्योंकि इनसे प्रमुख कुछ घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं या इनके ही संदर्भ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बात करें अगर हम, तो देखें जीवाजी राव के समय ही मध्य भारत के राजाओं का एक संघ बना था। ठीक है, अगर आपने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन ध्यान से पढ़ा हुआ है तो पुनर्गठन के समय की ही बात होती है। तो वहां पर जो मध्य भारत के जो राजा हैं वह आपस में एक संगठित होकर एक संघ का निर्माण करते हैं और जब उस संघ का निर्माण हुआ था 18 मई 1948 को, तो उस संघ का जो प्रमुख या राज प्रमुख बनाया गया था वह किसको बनाया गया था, जीवाजी राव सिंधिया को ही उसका राज प्रमुख या उन सब संघ का राजाओं का प्रमुख किसको माना गया था, जीवाजी राव को ही माना गया था। तो काफी मुख्य पॉइंट है, ये नोट करना है, इसको आप नोट करके चलिए आगे चलेंगे। सिंधिया घराने ने गदर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो यही वो राजवंश था जिसने कि अंग्रेजों का साथ दिया था भाई। जी हाँ, 1857 का जो विद्रोह था उसमें इन्होंने 1800 गदर पार्टी का साथ न देकर यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों का साथ नहीं दिया था बल्कि अंग्रेजों का पक्ष लिया था। ठीक है, और इन्हीं राजवंश के व्यक्ति ने मुखबिरी करते हुए जो तात्या टोपे थे उनको शिवपुरी के जंगलों में पकड़वा दिया था और फिर वहां पर उनको फांसी दे दी गई थी, है ना, इसी राजवंश के व्यक्ति की वजह से। बात करें अगर हम 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर के राजा कौन थे भाई, तो वह थे जीवाजी राव। तो मैं बार बार कह रहा हूं जीवाजी राव से कई बार फैक्ट आते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा इनका नाम याद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका सिंधिया राजवंश भी खत्म होता है, इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो पॉइंट है, वह भी यहाँ पर समाप्त होते हैं।